जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रखा है, एक मिनट। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में जो देखा था वो हम सड़क मार्ग वगैरह के बारे में हमने देखा था। प्रॉपर वहाँ पे मैं आपको मैप लगा के मैं आपको जो है कि नेशनल हाईवे फर्स्ट ए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और गोल्डन जो है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में प्रॉपर वहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें जानकारी दी थी। ठीक है, आज की जो क्लास में हमें देखना है वो देखना है जल मार्ग। क्या देखना है? जल मार्ग के बारे में देखना है। नेशनल वाटरवेज के बारे में, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देखना है। ठीक है, सबसे सस्ता साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे सस्ता किसके बारे में? तो सामान ढोने के बारे में। सामान एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाने के लिए सबसे सस्ता साधन जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो लंबी दूरी के लिए जो सबसे सस्ता माना जाता है वो जल मार्ग को सबसे सस्ता माना जाता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग या अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, आप इतिहास उठा के देखिए तो इतिहास में जो मगध साम्राज्य का उत्थान होता है उस उत्थान में जल मार्ग का एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी जो है कि नदियों के किनारे पर थी, जो है कि उसके एक साइड से भी नदी, दूसरे साइड से भी नदी, और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत चीपेस्ट वे उनको मिल जाता था और साथ साथ सिक्योरिटी मिल जाता था। इसके वजह से वो बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। ऐसे ही कनाडा वगैरह में देखेंगे तो कनाडा वगैरह में जो वनों की जो है कि लकड़ियों की कटाई होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं। उस लकड़ियों को पोर्ट तक पहुँचाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो लोग काट करके उसे क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं और तैरते हुए चला जाता है। सेम जैसे आप पुष्पा मूवी में देखे हैं। पुष्पा मूवी में क्या देखे हैं? पुष्पा मूवी में देखे हैं ना कि वो चंदन की तस्करी होती है और उसको बचाने को नदी में सारा का सारा चंदन क्या होता है, फेंक दिया जाता है। वो तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। कोई पैसा लगा? नहीं लगा। आगे जाके हटा लिया गया, रोक लिया गया। आगे हमने सिस्टम तैयार कर रखा है उसे नदी से अलग करने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से लंबी दूरी के लिए सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है किसे? वाटरवेज को सबसे सस्ता माना जाता है। और ये वाटरवे दो तरीके का होता है। एक तो देश के अंदर अलग अलग जो है कि स्थानों को जोड़ने वाले वाटरवेज होते हैं। दूसरा अंतरराष्ट्रीय या समुद्री जलमार्ग होते हैं। अंतरदेशीय, सबसे पहले हमें क्या देखना है? अंतरदेशीय जलमार्ग देखते हैं। इसका जो है कि प्रयोग देश के अंदर के व्यापार को बनाए रखने के लिए, गति देने के लिए और चलाने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कि नहरें भी आती हैं, झीलें भी आती हैं, नदियां भी आती हैं। जो नौका गम्य क्षेत्र होता है वहां पे वाटरवेज का डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसमें किसका यूज किया जाता है? रिवर का भी यूज किया जाता है, लेक का भी यूज किया जाता है और कैनाल्स का भी यूज किया जाता है। तीनों जगह किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे ना, अब यहाँ पे देखिए प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी में है, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सारी चीजें मैप के द्वारा ये बना के देख लेते हैं, है ना। ये अब देखिए, ये यहाँ पे जो है कि आपका हो रखा है, ये है प्रयागराज और ये है आपका हल्दिया
जो कोलकाता से आगे पड़ता है वेस्ट बंगाल में, यहां से जो है कि ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, जो प्रयागराज, वाराणसी है ना, गाजीपुर, बलिया, एक है पटना, बक्सर, पटना, कोलकाता, हल्दिया को जोड़ते हुए ये जाता है। यह जो है कि सबसे लंबा है, क्या है, सबसे लंबा जलमार्ग है, सबसे बड़ा 1620 किलोमीटर का सबसे बड़ा जो है कि जलमार्ग क्या है, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जाता है। इसमें बात करें कि कितने राज्य इसमें, कितने राज्यों में है, तो ये आपका यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल, 4 राज्यों में ये नेशनल वाटरवेज फैला हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या, सबसे बड़ा कौन सा है, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, प्रयागराज टू हल्दिया है ना, बीच में बहुत सारे जो है कि प्लेस पड़ते हैं, जो कनेक्टिविटी है वो मैंने बता दिया। 1620 किलोमीटर का है, 4 राज्य यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे आप नेशनल वाटरवेज सेकेंड, नेशनल वाटरवेज सेकेंड, ये है आपका सदिया टू धुबरी, सदिया टू धुबरी है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये किस पे है, तो ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पे है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये किस पे है, ब्रह्मपुत्रा पे है, मुख्य रूप से कहां पे है, तो असम क्षेत्र में है, असम क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेशनल वाटरवेज थर्ड, नेशनल वाटरवेज थर्ड, ये आपका कोझिकोड से कोल्लम, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ये कैनाल द्वारा बना हुआ है, ये कैनाल द्वारा बना हुआ है ना, कैनाल द्वारा बना हुआ है भारत का, ठीक है। क्या लिखा है, ठीक है। ये एक तरीके से सबसे पुराना है, ये भारत का सबसे पुराना जलमार्ग है, भारत का सबसे पुराना जलमार्ग है। कौन है, नेशनल वाटरवेज थर्ड, भारत का सबसे पुराना जलमार्ग है। कहां से, कोझिकोड से कोल्लम के बीच, कोझिकोड से कोल्लम के बीच, ये केरल में है, केरल में 365 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद चौथा देखते हैं नेशनल वाटरवेज 4, नेशनल वाटरवेज 4, ये सबसे क्या है, लंबा है, सबसे लंबा, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये क्या है, नेशनल वाटरवेज 4 सबसे बड़ा है, बड़ा जलमार्ग है, ये सबसे लंबा है, ये सबसे बड़ा है। क्यों इसका नेटवर्क देखिए बहुत बड़ा है, इसका नेटवर्क बड़ा है। यहां से देखेंगे तो ये आपका पुदुचेरी से लेके पौंडीचेरी से लेके, यहाँ पे पौंडीचेरी से लेके विजयवाड़ा से ये आपको आ जाएगा कहाँ पे, राजमुंद्री से काकीनाडा, ये हो गया सीधा, ठीक है। उसके बाद भद्रांचल से आपका राजमुंद्री से काकीनाडा, इस तरीके से हो गया। फिर यहां से ये देखेंगे वजीराबाद, ये कृष्णा नदी पे, ये कौन सी है, कृष्णा नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी है। जबकि ये देखेंगे ये आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी है। बाकी ये जो है कि कैनाल्स हैं, छोटी कैनाल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वजीराबाद से ये आपका विजयवाड़ा आएगा, विजयवाड़ा से फिर ये राजमुंद्री से काकीनाडा होते हुए। तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा वाटरवेज नेटवर्क है भारत का, जिस कृष्णा नदी और गोदावरी पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए
किस राज्य में है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे फैक्ट है, ये देख लेते हैं। प्रयागराज से हल्दिया नेशनल वाटरवेज फर्स्ट बता दिए हैं, सदिया तडुबरी सेकंड, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल थर्ड, है ना, काकीनाडा से पौंडीचेरी फोर्थ, और तलचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी पे है फिफ्थ है। ठीक है, सिक्स है आपका लखीमपुर, लखीमपुर से भागा, लखीमपुर से भागा बरार नदी पे है। ये कहाँ पे है? बरार नदी पे है। इसका भी मैप लगा हुआ है, लखीमपुर से बरार नदी। अब ये देखेंगे आपका नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज 5, नेशनल वाटरवेज 5। ठीक है, ये तलचर से आपका पारादीप। ठीक है, चलिए आगे। ये है सिलचर से लखीमपुर बरार नदी पे। ये आपका वाटरवेज, जो आंतरिक वाटरवेज हो गया, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में देखेंगे तो भारत के दोनों साइड कोस्टल रीजन है, यानी कि पश्चिमी साइड में भी है और पूरब साइड में भी है। पश्चिमी साइड और पूरब साइड दोनों साइड में है। दोनों साइड में है। इसका प्रयोग सदैव दो देशों के बीच के व्यापार के लिए किया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है वो दो देशों के बीच में जो है कि व्यापार के लिए किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैंड लॉक राज्य हैं, सॉरी लैंड लॉक देश हैं, जिनकी समुद्री सीमा नहीं है, वो अपने आसपास पड़ोसी जो है कि देशों के साथ मिलकर के उनके जो पोर्ट होते हैं उनका उपयोग जो है कि समुद्री मार्ग के उपयोग के लिए करते हैं। जैसे आपका नेपाल है, भारत का उपयोग करता है, भूटान भारत का उपयोग करता है, कुछ परिस्थितियों में बांग्लादेश भी भारत की पोर्ट का उपयोग करता था, बट अभी भारत और बांग्लादेश के टेंशन के चलते उसको बंद कर दिया गया है। कह दिया गया है कि हम अपने पोर्ट पे ओवरलोड के चलते आपको अभी हम फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो ये बात क्लियर कर दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। ये मार्ग अंतरराष्ट्रीय पत्तनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे कांडला गुजरात का है ना, न्याहा सेवा मुंबई का है, मार्मू गोवा का है, न्यू मंगलोर कर्नाटक का है। ये आपके क्या है? वेस्टर्न कोस्ट के। अब यहाँ पे देखिए मैप लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है। ये आपके वेस्टर्न कोस्ट के हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कुल जो है कि भारत के मुख्य अंतरराष्ट्रीय पोर्ट हैं। बड़े पोर्ट हैं 13, बड़े पोर्ट 13 है। 6 आपके कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट पे है। 7 आपके कहाँ है? 7 आपके कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट पे है। इसका मतलब ये होगा कि भारत के पश्चिमी तट पे 6 बंदरगाह हैं, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं, और पूर्वी तट पे आपके 7 बंदरगाह हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ जो है ना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए, तो क्लियर बहुत ज्यादा इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, तो चीजों को सुनना है और सुनने के अकॉर्डिंग चीजें आपको जो है कि अपने अकॉर्डिंग उसके हिसाब से नोट वगैरह अपना बनाना है, या इसको जो है कि आपको जब भी पीपीटी पीडीएफ मिलेगा तो उसमें ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखेंगे तो ये है आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है ये क्या है? इसका पुराना नाम है कांडला पोर्ट, जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसका नया नाम है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, और भारत का फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन है। भारत का फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन है। कंडला का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था 4 अक्टूबर
2017 में, 4 अक्टूबर 2017 में रखा गया था। इसके नीचे जस्ट आएंगे आपका मुंबई मिल जाएगा। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। मुंबई क्या है? मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो आपको मिल जाएगा न्याहा सेवा। न्याहा सेवा भी इसका क्या है? पुराना नाम है। नया नाम इसका क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नया नाम क्या है? न्याहा सेवा का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है? तो ये बिगेस्ट, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। और ये पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित है। क्या है? पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कम यूज होता है, मशीनें ज्यादा यूज होती हैं। उसके नीचे आ जाएंगे मोर्मुगोवा। मोर्मुगोवा गोवा में पड़ता है, ठीक है। इससे क्या? आयरन ओर्स के एक्सपोर्ट के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे आप न्यू मंगलोर। न्यू मैंगलोर आपका कहाँ पे पड़ेगा? कर्नाटका में पड़ेगा, कर्नाटका में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा आप कहाँ पे? तो कोच्चि। कहाँ पे आ जाएंगे? कोच्चि केरल में पड़ेगा, है ना। ये एक नेचुरल पोर्ट है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अरब सागर का रानी। जो कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट को क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी, या इसे पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है, पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है। ये हो गए आपके क्या? वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी घाट के बंदरगाह। इसमें दो बंदरगाह को आपको याद रखना है, 2-3 को याद रखना है। किसको किसको? मुंबई सबसे बड़ा जो एक नेचुरल बंदरगाह है, न्याहा सेवा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कांडला पोर्ट गुजरात में लोकेटेड है। ये पुराना नाम है, नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। 7 अक्टूबर 2017 को इसका नाम चेंज किया गया है। न्याहा सेवा का नया नाम क्या है? तो न्याहा सेवा जो है कि एक तरीके से सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्ण रूप से मशीनों द्वारा या कंप्यूटर द्वारा ऑपरेटेड है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कम यूज होते हैं, है ना। इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाम है। आगे देखते हैं टूटीकोरिन। उसके बाद क्या आ गया? टूटीकोरिन हो गया। उसके बाद चेन्नई के बाद देखेंगे, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ना। अच्छा, एक चीज और है, चेन्नई से ही समुद्र तट से हाइट नापा जाता है। जैसे आप स्टेशन पे जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे, है ना, किसी बस स्टेशन पे जाएंगे, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे, तो वहां पे लिखा होता है समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर, या समुद्र तल से 800 फीट ऊपर। तो ये जो फीट ऊपर लिखा जाता है, तो यहां पे समुद्र तल जहां से ऊंचाई मापी जाती है, वो कहां से मापी जाती है? चेन्नई से मापी जाती है। ये कई बार यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में समुद्र तल से ऊंचाई किस जगह से मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है, ठीक है। यहां पे एक ये है पोर्ट ब्लेयर, एक ये भी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि एक आइलैंड पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह क्या है?
क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसे डॉल्फिन नोज, इसे क्या? डॉल्फिन नोज या डीपेस्ट पोर्ट भी बोलते हैं। फेमस फॉर शिप बिल्डिंग, किसके लिए? जो जहाज बनते हैं, समुद्री जहाज बनते हैं, उसके लिए फेमस है कौन? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये एनोर भी एक छोटा सा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। विशाखापट्टनम क्या है? सबसे गहरा है, इसे डॉल्फिन नोज बोलते हैं। फेमस किसके लिए? शिप बिल्डिंग के लिए है एंड रिपेयरमेंट के लिए है। ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपका पारादीप। पारादीप शहर सबसे गहरा पोताश्रय है। अब सबसे गहरा पोताश्रय, पोताश्रय, सबसे गहरा पोताश्रय। पोताश्रय का मतलब ये हो गया कि ऐसा जो है कि पोर्ट जहां पे बहुत सारे पोर्ट्स या शिप्स को वहां पे स्टे कराया जाता है, रोका जाता है। जैसे आप ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन से जाते हैं तो रेल यार्ड होता है। रेल यार्ड मतलब कि जब ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचती है तो स्टेशन से उसको हटा करके रेल यार्ड में रखा जाता है, वहां पे साफ सफाई करके उसे फिर से दूसरी जर्नी के लिए तैयार किया जाता है, उसे रेल यार्ड बोलते हैं। वैसे ही आपका पोताश्रय होता है। पोताश्रय मतलब ये हो गया कि वो कोई पोर्ट या कोई पोत या कोई जहाज, कोई शिप कहीं से आई है, आने के बाद वहां पे सारा सामान अनलोड किया गया, उसके बाद उसे ले जाके, जैसे रेल यार्ड होता है वैसे पोताश्रय में उसे रख दिया गया। वहां पे उसकी मेंटेनेंस होगी, देख रेख होगी, उसमें जो कमी होगी उसको साफ सफाई किया जाएगा और फिर उसे दूसरी जर्नी के लिए तैयार किया जाएगा। तो इस तरह के जो है कि पोर्ट को बोलते हैं पोताश्रय, ठीक है। तो पारादीप क्या है? सबसे गहरा पोताश्रय है। हल्दिया, उसके बाद क्या है? हल्दिया है, हल्दिया। उसके बाद कोलकाता। कोलकाता क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। कोलकाता क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही साथ कोलकाता के बारे में एक चीज और आपको याद रखना है, भारत का एकमात्र नदी पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट, एकमात्र जो है कि पोर्ट है जो नदी पे लोकेटेड है। किस पे लोकेटेड है? नदी पे लोकेटेड है, नदी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये पूरा जो है कि आपका पोर्ट का सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। कोच्चि से केरल हो गया, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है। ये चीजें आपको ध्यान रखना, उसके फीचर्स भी मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है। हल्दिया कोलकाता सहायक बंदरगाह है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। केरल के लोग वहां के लैगून झील में परिवहन के लिए वलम व फेरी नामक छोटी नाव, जो केरल, अच्छा अब यहाँ पे केरल के बारे में ध्यान दीजिए। केरल में जो झीलें पाई जाती हैं, जो समुद्र के किनारे झीलें पाई जाती हैं, उसे लैगून झीलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून झीलें बोलते हैं। कई बार तो सीधे सीधे आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में लैगून झीलें पाई जाती हैं? तो भारत के केरल राज्य में लैगून झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। और उनमें जो छोटी छोटी बोट चलती हैं उसे वलम या फेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलम या फेरी, वलम या फेरी बोलते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, क्या रह गया है? ठीक है। अच्छा, भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब हम इंटरनेशनल एयरवे की बात कर रहे हैं, है ना। एयरवे की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं। तो हवाई अड्डों में फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पुराना इंटरनेशनल हाई जो है कि एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपका दिल्ली का है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। क्या है? सबसे पुराना और सबसे पुराना और सबसे व्यस्ततम है। दिल्ली का कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। उसके ऊपर आइए, उसके ऊपर आएंगे जस्ट अमृतसर।
अमृतसर जो है कि एयरपोर्ट, उसका क्या है, श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। क्या नाम है, श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पंजाब में है। उसके नीचे, उसके ऊपर जाएंगे श्रीनगर एयरपोर्ट, शेख आलम इंडियन एयरपोर्ट है ना, ठीक हो गया है, ये बात है। अब उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आइएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पे आएंगे जयपुर हवाई अड्डा। उसके बाद अहमदाबाद में हवाई अड्डा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पे है, आपका अहमदाबाद में। मुंबई में आएंगे तो सबसे व्यस्ततम व्यापारिक हवाई अड्डा क्या है, सबसे व्यस्ततम व्यापारिक हवाई अड्डा। और ये क्या है, दिल्ली वाला सबसे व्यस्ततम यात्री हवाई अड्डा। दोनों में फर्क है यहाँ। इसका मतलब ये हो गया कि मुंबई वाले एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा सामान का आवाजाही होता है। किसका आवाजाही होता है, सामान का आवाजाही होता है। तो सामान का आवाजाही होता है, इसके लिए व्यस्ततम है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, यहाँ पे यात्री बहुत ज्यादा आते हैं, तो यात्रियों की दृष्टि से ये व्यस्ततम हवाई अड्डा है, सबसे पुराना है। उसके बाद जुहू भी एक छोटा सा यहाँ पे है ना, छोटा सा है। उसके बाद गोवा है, गोवा में आपका डोविलम एयरपोर्ट है। उसके बाद कोझिकोड एयरपोर्ट है, मंगलुरु एयरपोर्ट है, कोची एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम, हाँ जो आपका ये है तिरुवनंतपुरम में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। क्या नाम है, त्रिवेंद्रम। देखिए बहुत बार एयरपोर्ट का नाम सेम होता है सिटी के नाम पे, बहुत बार किसी पर्सनालिटी के नाम पे हो, तो पर्सनालिटी के नाम वाले को याद रखना पड़ता है कि किस जगह पे लोकेटेड है, किस राज्य में लोकेटेड है। तो तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट कोयम्बटूर में है, आपका तमिलनाडु में ही है। तिरुचिरापल्ली जो है कि तिरुचिरापल्ली शहर के नाम पे ही है। चेन्नई में अन्ना एयरपोर्ट कहाँ पे है, चेन्नई में है। बेंगलुरु में बेंगलुरु एयरपोर्ट है, इसका कोई विशेष नाम है नहीं। हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट है। हैदराबाद में क्या है, राजीव गांधी एयरपोर्ट सबसे बड़ा। हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट हो गया। नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट, नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट। अच्छा, मुंबई वाले को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। मुंबई वाले को क्या बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है, नागपुर में क्या है, बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट। ठीक है, लखनऊ को क्या बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है ना। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कोलकाता में जाएंगे तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे सिलीगुड़ी में जो है कि आपका बगडोरा एयरपोर्ट आ जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली। जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद इम्फाल में जो देखेंगे तो यहाँ पे तुलिहाल एयरपोर्ट है, ये हो गया। उसके बाद आएंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में आएंगे पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट। कौन सा है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, वीर सावरकर, ये आपके एयरपोर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी चीजें लिखी होगी। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता दमदम में है ना। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अबू धाबी यात्रा से रिलेटेड है चीजें। ठीक है, अबू धाबी यात्रा, तो अबू धाबी को क्या बोलते हैं, अबू धाबी कहाँ पे, संयुक्त अमीरात में है। कहाँ पे है, संयुक्त अमीरात में है। बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो अपनी समर वेकेशन जो है कि कहाँ जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, मालदीव जाते हैं,
टर्की जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है अबू धाबी। ये कहाँ पे पड़ता है? संयुक्त अमीरात यूएई देश में की क्या है, ये राजधानी है। ये मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित है। कहाँ पे है? मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित है। यह किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत सस्ता मिलता है और पानी बहुत महंगा मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पानी क्या है, हर जगह अवेलेबल है, पानी बहुत सस्ता है, वैसे ही जो है कि वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत सस्ता है, पानी जो है कि वहाँ पे रिसोर्स, वाटर रिसोर्स कम है, और वाटर रिसोर्स कम है तो वहाँ पे प्राइस उसका क्या है? हाई है। यहाँ पे ये बातें का हो गई। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम है। भाषा क्या है? अरबी है। अरबी, दिरहम और अरबी, है ना। ये दिरहम लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके का होता है ये क्वाइन। और अगर नोट है तो नोट पे प्रॉपर दिरहम वहाँ पे भी लिखा होता है ना। तो वहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम है। लैंग्वेज क्या है? अरबी है। यहाँ जल का महत्व पेट्रोलियम से अधिक है। क्या है? जल का महत्व। देखिए, जिस भी एरिया में जिस भी रिसोर्स का शॉर्टेज होगा उसकी वैल्यू हाई होगी, है ना। उसकी वैल्यू क्या? सप्लाई कम। देखिए, रिसोर्स कम, सप्लाई कम, वैल्यू ज्यादा। वैल्यू ज्यादा। जैसे आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होता है ना। एक जो है कि लड़की के पता चले कि एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड है या एक ही बॉयफ्रेंड है, बट वो हर 5 मिनट पे कॉल कर रहा है, क्या कर रहे हो बाबू, मेरा बाबू कैसा है, मेरा सोना कैसा है, ये सारी बातें चल रही है। तो वो लड़की एक बार पक जाती है, तो फिर वो आपको वैल्यू देना क्या करती है? बंद कर देती है ना। या तो एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड है या एक ही बॉयफ्रेंड है, बट सप्लाई टाइम का बहुत ज्यादा है, इमोशन का सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, वो हैंडल कर नहीं पाती है, तो वो बोर हो जाती है आपसे, उब जाती है, इरिटेट हो जाती है। तो फिर आपकी वैल्यू उसके नजर में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, बेकार हो जाता है। ये बिना काम का आदमी बैठा हुआ है, जब देखो तब फोन मिला दे रहा है, तो इस कंडीशन में वैल्यू खत्म हो जाती है। जबकि अगर सप्लाई कम है, आप कम बात कर रहे हो, है ना, तो किसी चीज की सप्लाई कम है, रिसोर्स का क्या है? रिसोर्स लिमिटेड है, और रिसोर्स लिमिटेड है, सप्लाई क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा, और सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। वही आप अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे 24 घंटे में एक बार कॉल कीजिए, 2 बार कॉल कीजिए, लगेगा कितना बिजी आदमी, कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा पर्सनालिटी। खुश रहेगी, क्यों? सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे धूल भरी तेज हवाओं की आंधी चलती है। यहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जो यूएई है, यूएई में जो है कि धूल भरी आंधियां, या कह लीजिए कि रेगिस्तानी आंधियां, है ना, जो है कि बहुत ज्यादा तेज यहाँ पे हवाएं चलती हैं, जिसको धूल भरी आंधियां कहते हैं। खजूर के पेड़ यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ भवन ऊंचे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होती हैं। भवन ऊंचे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होती है। ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम टूरिज्म का। किसका बात करेंगे? टूरिज्म का, ठीक है। टूरिज्म में देखते हैं, तो टूरिज्म एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति मनोरंजन के लिए या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से करता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। भाई खाली समय होगा, पैसा होगा, तभी तो जाओगे। आजकल चलन है बाइक राइडर, है ना, बाइक राइडर। पता चला कि वो अपना एक बाइक ले रखे हैं, मस्त जो है कि बढ़िया 3-4 लाख की बाइक ले रखे हैं, पीछे जो है कि बढ़िया सा एक अटैची टाइप का बॉक्स बना रखा है, उसमें अपने कपड़े लत्ते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहां पे रख रखी है, अपने खाने पीने, अपनी सुविधा का सामान कुछ आगे सामान रख रखा है, अपना म्यूजिक सिस्टम, लाइट सारा फिट रखा है, और पूरे बाइक लेके पूरे जो है कि भारत में घूम रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। जो ट्रेवलर होते हैं, बाइक ट्रेवलर होते हैं। तो इस तरह के जो है कि ये यात्री होते हैं, ये पर्यटन के शौकीन लोग होते हैं। तो ये सारा काम कौन करेगा भाई? 4 लाख की, 5 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की बाइक कौन लेगा? कौन लेगा? जिसके पास पैसा है। और घूमने कौन जाएगा? जिसके पास टाइम है ना।
अब भाई मान लीजिए किसी बाइक से नहीं होगा ना, बाइक में तेल भी डलवाना पड़ेगा, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में रुकना, खाना पीना, दवाई सारी चीजें जो है कि चाहिए ना मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसका मतलब कि आपके पास कोई परमानेंट जो है कि मनी का रिसोर्स हो, साधन हो, साथ ही साथ आपके पास पर्याप्त समय हो, और साथ साथ आपकी रुचि हो घूमने में। 3 चीजें, अगर ये 3 चीजें हैं तो पर्यटन आप कर सकते हैं। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। इसके अंतर्गत पर्यटन के कुछ अन्य प्रकार भी सम्मिलित हुए होते हैं, यानी कि पर्यटन भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। मेडिकल टूरिज्म भी होता है, क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म भी होता है, एग्रीकल्चरल टूरिज्म भी होता है, अलग अलग तरह के टूरिज्म होता है। जिसमें पहला है आपका इको टूरिज्म। पहला क्या है, इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म क्या है, तो इको टूरिज्म मुख्य रूप से 2 शब्दों से बना हुआ है, इको और टूरिज्म से मिलकर बना हुआ है, जिसका साधारण अर्थ क्या है, तो पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करना। इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था की भी बढ़ाई जा सकती है ना। जिसमें आपका एक प्रोग्राम जो है कि भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, वाइब्रेंट विलेज। क्या चलाया गया है, वाइब्रेंट विलेज चलाया गया है, जिसमें जो हमारे देश के यूथ इनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भारत के जो बाउंड्री एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे आप जाइए, घूमिए, स्टे कीजिए, रहिए और आनंद लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है कि आंतरिक जो है कि अर्थव्यवस्था, जो बॉर्डर क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना, ये उद्देश्य होता है। इससे क्या होता है, देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था जो है कि सुधरती है। ठीक है। इको टूरिज्म में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में देश के भूभाग पे कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है। 107 राष्ट्रीय, पहले 105 थे, अब बढ़ गए हैं, 107 हो गए। चेक कर लीजिएगा। ठीक है। हर 6 महीने पे इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बढ़ जाता है ना, सेम नहीं रहता है। ठीक है। अब इसमें देखिए सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो देश की हरित विरासत को संभाले हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे हैं, बट ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, और टूरिज्म का नेक्स्ट लेवल क्या है, तो नेक्स्ट है आपका माउंटेन क्लाइंबिंग कह लीजिए या पर्वतारोहण कह लीजिए। पर्वतारोहण मतलब कि कुछ लोग ग्रुप में, देखिए सिंगल ये काम नहीं होता है ना, एक से ज्यादा लोग होंगे, हमेशा क्या होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे, हमेशा एक से ज्यादा लोग होंगे। और वो क्या करेंगे, एक तरीके से ये स्पोर्ट है। माउंटेन ट्रेकिंग या क्लाइंबिंग क्या है, एक तरीके से स्पोर्ट में काउंट किया जाता है। यह एक प्रकार का खेल है, शौक है या पेशा है, तीनों है, जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पद यात्रा और आरोहण करना, चढ़ाई करना सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे लोग ग्रुप में जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है, अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर लगी हुई है, ये सारे लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं। और आरोहण या ट्रेकिंग का मतलब ये होता है कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों पे लंबी पदयात्रा करना। अब इसमें भी लोगों को आनंद आता है, होते हैं नेचुरल लवर भाई, इनको फ्रेश एयर, प्लांट्स, एनिमल्स और फ्रेश वाटर की जो है कि आपके रिवर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वहां पे जाके जो है कि फोटो,
अब जैसे आप शिमला मनाली चले जाइए, इसका मतलब ये हो गया कि हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, वहां पे जब आप नदियां देखेंगे ना, तो नदियों में जो पानी बह रहा है बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ मतलब बिल्कुल कांच की तरह, शीशे की तरह, उसमें थोड़ी भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। इतना खूबसूरत लगता है उसके पास बैठते हुए, और उसकी आवाज इतनी अच्छी लगती है। कभी कभी तो ऐसे जो है कि वाटर में बोटिंग करने का अलग मजा होता है, उसमें अलग मजा होता है। जब बोटिंग कीजिए और पहाड़ी एरिया में जो है कि वो जो आपकी लहरें हैं नदियों की, वो उफान मारती हैं और इधर उधर होते हैं फिर, और वो बोट होता है, बोट पे बैठ के बोटिंग कीजिए, जब सामने से नदी की लहर आती है, फेस पे लगती है, बहुत मजा आता है, बहुत लोग एंजॉय करते हैं। हम भी एक बार जो है कि बोटिंग कर रखा है, तो बहुत मजा आता है बोटिंग में। और ठंडी का सीजन हो तो हालत खराब हो जाती है। गर्मी के सीजन में बहुत मजा आता है, लेकिन ठंडी के सीजन में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बाकी मजा ठंडी के सीजन में भी आता है। बहुत सारे लोग बोटिंग करते टाइम क्या होता है ना, बोटिंग करते टाइम नदी में कूद जाते हैं, तैरते रहते हैं। जिनको तैरने का शौक है, मजा लेने का शौक है, नदी में कूद जाते हैं, बोट के साथ साथ चलते रहते हैं, फिर आगे जाके जो है कि बोट पे क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं। तो ये सारी चीजें आनंद के लिए क्या है, ये सारा ट्रेकिंग का पार्ट है ना। पर्वतारोहण की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें अभियान चढ़ाई व अल्पाइन पद्धति प्रमुख है। अभियान चढ़ाई मतलब कि एक से ज्यादा लोग ग्रुप बना के चल रहे हैं। अल्पाइन विधि ये क्या है, फेमस है माउंटेन ट्रेकिंग में। पर्वतारोही अपने सामान और खाने पीने को ढोने के लिए कुलियों या भारवाहक पशुओं व रसोई आदि का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रैकिंग करने वाले लोग होते, अपने साथ अपने खाने पीने, हर एक चीज, दवा दारू, खाने पीने की चीज, कपड़े लत्ते, गैस, सारी चीजें ढोते हैं, रखते हैं, और उसके लिए कुली के रूप में यानी कि खच्चर वगैरह का, पशुओं वगैरह का उपयोग करते हैं। ये बात यहाँ पे है। पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं, यानी कि वो सारे लोग क्या, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि वो सारे लोग क्या होते हैं, ग्रुप में चलते हैं, एक एक नहीं ग्रुप में चलते हैं। इससे ग्रुप में चलने में थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है ना, क्योंकि पहाड़ी और जंगली इलाकों में बहुत सारे जंगली जानवर भी तो है ना। या मान लीजिए पैर आपका फिसल गया, आपके साथ कोई है नहीं, तो आपको बचाएगा कौन। ये थोड़ी सी इसलिए ग्रुप में चलता है। वह विभिन्न शिविरों में ठहरते हैं, ठहरते हुए ऊपर पहुंचते हैं। माउंटेन ट्रेकिंग किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं कि एक ही बार हम 4000 फीट के ऊंचाई पे चले जाएंगे या 6000 फीट के ऊंचाई पे चले जाएंगे, एक ही बार नहीं होता है। जब आपको हाइट पे जाना होता है, मान लीजिए आपको जो है ना, आपको जो है कि जैसे 5000 फीट की ऊंचाई पर जाना है, तो एक ही बार 5000 फीट की ऊंचाई पर नहीं चले जाएंगे। पहले आप मान लीजिए कि 2000 फीट के ऊंचाई पे जाएंगे, फिर आप जो है कि 4000 फीट के ऊंचाई पे जाएंगे, फिर आप 5000 फीट के ऊंचाई पे जाएंगे। कारण क्या है, कारण यह है कि इसी के अकॉर्डिंग आपका एडॉप्टेशन होता है, पर्यावरण के साथ साथ आपका अनुकूलन होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, और अगर आप उसमें हैबिचुअल नहीं है, आदि नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, तो एक ही बार अगर आपको जो है कि मैदानी क्षेत्र में एक ही बार आपको 5000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया जाए, तो फिर आपका दम घुटने लगेगा, आप वहां रुकेंगे नहीं, भाग आएंगे। क्यों, आप उस पर्यावरण के लिए अनुकूलित नहीं है, एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस नेचर को। तो इसके लिए जो है कि जो यात्रा होती है वो छोटे छोटे दूरियों में की जाती है। वहां पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टे किया जाता है, ताकि हम जो है कि उस क्लाइमेट के अनुकूल हो सके, एडॉप्ट कर सके उस क्लाइमेट को, ताकि फिर हमें आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरीके से आगे चला जाता है। शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता है। पर्वतारोही लंबे समय तक अभियान में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का विशेष ध्यान रखते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन भी अपने साथ रखते हैं। क्यों मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, तो जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर चलते जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। तो बहुत सारे लोग बहुत हार्ट के वीक होते हैं, तो ऐसे में उनके पास ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, ताकि अगर हम
वातावरण में अनुकूलित न कर पाए तो कुछ समय के लिए हम उसका उपयोग कर लें। ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर है। और किसी को कह दो कि भैया सीधे चढ़े जाओ माउंटेन एवरेस्ट पे, 8,848 फीट की ऊंचाई पे मीटर की ऊंचाई पे उसे सीधे ले जाके हेलीकॉप्टर से लैंड करा दो, बेचारा वहीं मर जाएगा दम घुट के। क्यों? आदी नहीं है उस क्लाइमेट का। तो धीरे 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 करके पहले 1,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, फिर 2,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, फिर 3,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, फिर 4,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, फिर 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे। ऐसे करके धीरे 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 जो है कि अनुकूलित होते हुए, वातावरण के अनुकूलित होते हुए, एडॉप्ट करते हुए वातावरण को आगे करते 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 धीरे धीरे एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे। ठीक है। इस चोटी पे पर्वतारोहियों का दल प्रायः आरोहण या चढ़ाई करता रहता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बती भाषा में चोमा लुंगमा, चोमा, ये कोमा लुंगमा लिखा है लेकिन कोमा लुंगमा नहीं है, ये चोमा लुंगमा है। चोमा लुंगमा तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? चोमा लुंगमा, चोमा लुंगमा बोलते हैं। और नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। ठीक है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ऐसा करने वाली भारत की प्रथम व विश्व की 5वीं महिला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ये जो है कि प्रॉपर यहाँ पे मैंने इनका फोटो लगा रखा है। इनको हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी की निवासी हैं, है ना। ये स्पोर्टमैन भी रही हैं। साथ ही साथ ये 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला और विश्व में 5वीं जो है कि महिला है। अब यहाँ पे बहुत सारे यात्री हैं, बहुत सारी ट्रेवलर हैं जो भारत में आए हुए हैं, और उन ट्रेवलर के बारे में फटाफट देख लेते हैं, है ना। उन ट्रेवलर के बारे में देखते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही देखेंगे तो प्राचीन काल से बहुत सारे आक्रांता आए हैं, बहुत सारे आक्रांता हैं। दारा प्रथम हो गया, है ना। दारा बेहू जिसे बोलते हैं वो आया है। उसके बाद सिकंदर आता है। उसके बाद जो है कि आपके शक आते हैं, पहलव शक आते हैं, कुषाण आते हैं, बहुत सारे जो है कि आते हैं। मध्यकाल में देखेंगे तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, बाबर, है ना। फिर जो है कि आपके अंग्रेज। तो ये जब जब भी साथ आते थे तो इनके साथ कोई ना कोई विद्वान यात्री भारत आता था। तो ऐसे यात्रियों को यहाँ पे रखा गया है। प्राचीन भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है, जिनमें भारत भ्रमण किया और इसके विषय में विवरण दिए कुछ ना कुछ। इसको अच्छा, जो यात्री यात्रा करने आते हैं और जो वो लिख के जाते हैं उसे कहते हैं यात्रा वृतांत। क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत कहते हैं। यात्रा वृतांत क्या होता है? तो अगर कोई यात्री, कोई ट्रेवलर कहीं पे जाता है, ट्रेवल करता है और उसकी वहां पे जो जो उसका एक्सपीरियंस रहा वो सारी चीजें नोट डाउन करके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करता है, उसे कहते हैं यात्रा वृतांत। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम में जो आपका सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर के टाइम जो है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कि आया था। इसने इंडिका पुस्तक लिखी है। ये साहब यहाँ पे इनका फोटो वोटो मैंने लगा रखा है, इनको भी देख लो, है ना। इंडिका नाम की जो है कि रचना की है, जिसमें इन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया है। मेगास्थनीज ये एक यूनानी था। क्या था? यूनानी था। ठीक है। फाहियान आता है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आता है। ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था, है ना। तत्कालीन भारत में ये जो है कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ये बेसिकली आया था बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। और इसकी जो पुस्तक है फो क्यों की, इसकी पुस्तक क्या है? फो क्यों की।
फो क्यों की, ये साहब है ना, कौन साहब है ये, तो फाहियान जी हैं, चीनी यात्री हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में भारत भ्रमण पे आए थे। बेसिकली इनका उद्देश्य था क्या, तो भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ये बताते हैं। उसके बाद वेनसांग आता है, वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आता है, नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करता है और पढ़ाता भी है, टीचर का भी काम करता है। इसने जो है कि सीयू की, इसने पुस्तक कौन सी लिखी, सीयू की। इसे यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सीयू की, इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, राजकुमार बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अलबरूनी। अलबरूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, मूल रूप से उज्बेकिस्तान का निवासी था, है ना, और इसके प्रमुख पुस्तक तहरीके या तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद जो है कि इसका नाम है। अपने पुस्तक में इन्होंने भारत के तालाबों के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया है। कौन, अलबरूनी, किसके साथ, महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसमें एक क्लास और होगा, एक क्लास में ये टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।